Good morning, Sarvodaya Namaskar, dear. Once again, I'm here with the news of nation for a Bangkok Muhammad Wasir was the present writer. Bangkok Muhammad Wasir was the present writer. He was born on 19 January 1908 and had passed away on 5th of July 1994. Was a Malayalam fictional writer from the state of Kerala, and he was a humanist, freedom fighter, novelist and even a short story writer. ये जो राइटर है केरला में जन्मे थे और ये बहुत अच्छे शॉर्ट राइटर स्टोरी थे, नोवेलिस्ट थे, ड्रामाटिस्ट थे, even he was known for his path breaking down to earth style of writing that made him equally popular among literature critics as well as a common man. He was regarded as one of the most successful and outstanding writer of India. Now, after the introduction of the writer, I am going to tell you the theme of the present lesson. What is the theme of this lesson? Theme की बात करने my dear, तो this story reflect on the pride, foolishness and stupidity found in human beings. बताया जा रहा है कि इस लेसन के थीम में कि इंसान के विद्यमान अभिमान, मूर्खता और बुद्धिहीनता की कहानी पर केंद्रित है। मनुष्य के रूप में हमें स्वयं को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, इसके विपरीत हमें जीवन की रियलिटी के साथ उचित बैलेंस बना के रखना चाहिए। नो डाउट we have the fortune to be conceptual and even we are hard worker. हम हार्ड वर्कर भी हैं। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि सपनों को चलने के लिए पैर नहीं होते हैं, उड़ने के लिए केवल पंख होते हैं। सपनों को चलने के लिए पैर नहीं होता है, केवल उड़ने के लिए पंख होता है, ऐसा कहानीकार कहते हैं। अब लेसन की ओर चलेंगे जिसमें एक होम्योपैथिक डॉक्टर है। ही वॉज नॉट अ कंप्लीट डॉक्टर बट ही वॉज प्रैक्टिसिंग हिज ना, बात समझ रहे हैं? वो एक कंप्लीट डॉक्टर नहीं है, वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए क्या करते हैं, एक छोटे से रेंटेड रूम में रहते हैं, छोटे से रेंटेड रूम में रहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, जिसमें बिजली अंदर नहीं होता है, जिसमें बल्ब नहीं होती है, जिसमें फैन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बताते हैं कि उनकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो बहुत वीक है, वो बहुत कम कमा पाते हैं और जितनी भी वो कमा पाते हैं उतना में एक अच्छा रेंटेड रूम नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो ऑन इलेक्ट्रिसिटी रेंटेड रूम में रहते हैं और वहाँ उनके साथ एक घटना हो जाती है, उस घटना को पढ़ते हैं। ठीक है, चलते हैं लेसन में। Let us begin the lesson, but before going to the lesson, once again I am telling you that this is a very interesting story and you should listen to me very carefully. बहुत मजा आएगा। चलते हैं स्टोरी में लाइन बाय लाइन। In the first paragraph of this lesson that saying बताया जा रहा है कि एक डॉक्टर की कहानी है।
वो डॉक्टर के साथ जब वो सांप वाली घटना घटती है तो वो घटना अपने एक ग्रुप में सुनाता है, अपने एक ग्रुप में सुनाता है, और उसी ग्रुप में से ये जो राइटर है, प्रेजेंट राइटर, उन्होंने इस स्टोरी को लिख डाला, नरेट किया। यहाँ बताते हैं, हैज अ स्नेक ever coiled itself round and part of your body, a full-blooded cobra. All of us fell silence. The question came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively as the doctor continued with his tale. अब ये कहता है कि डॉक्टर साहब अपनी स्टोरी को सुना रहे हैं एक ग्रुप को, एक ग्रुप को अपनी स्टोरी को सुना रहे हैं, और सुनाने से सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं कि क्या आपने कभी क्वाइल्ड स्नेक को देखा है? क्वाइल्ड स्नेक मतलब क्वाइल्ड ऐसे ऐसे अपने आप को घेरे रहता है और अपना फन ऐसे फैला रहता है, दैट इज क्वाइल्ड स्नेक। डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि क्या आपने कभी क्वाइल्ड स्नेक को देखा है? अगर देखा है तो बताइए। उसके बाद वो कोबरा हो जो फुल ब्लडेड हो, और वो एक कोबरा मतलब एक कोबरा बड़ा सा स्नेक जब आपके सामने क्वाइल्ड करके खड़ा हो जाए तब आपकी कैसे फीलिंग होगी? आपने क्या वैसा फीलिंग देखी है? लेकिन इस क्वेश्चन को सुनकर जितने भी वहाँ के ऑडियंस थे सुनने वाले, वो सारे के सारे साइलेंट हो गए। क्यों साइलेंट हो गए? क्योंकि जो क्वेश्चन था वो एक होम्योपैथ डॉक्टर ने किया था, और ये होम्योपैथ डॉक्टर के साथ इस तरह की घटना ऑलरेडी घट चुकी थी, और तभी ये क्वेश्चन अपने ऑडियंस से करते हैं। The topic came up when we discussing snake. We listened attentively as the doctor continued with the event. अब उस ग्रुप में जितने लोग थे वो इस डॉक्टर की स्टोरी को सुन रहे थे, और उसी ग्रुप में से एक ऐसा इंसान था जिसने इनकी स्टोरी को एक लेसन बना दिया, इनकी स्टोरी को एक लेसन बना दिया। अब लेसन यहाँ से सुना जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। It was a hot summer night. About 10 o'clock, I had my meal at the restaurant and returned to my room. I heard a noise from the above. As I opened the door, the sound was a familiar one. अब ये जो कैरेक्टर है डॉक्टर साहब, होम्योपैथ डॉक्टर साहब, वो कहानी कहना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि it was the night of summer. गर्मी का मौसम चल रहा था, और गर्मी के मौसम का रात का 10 बज रहा था। उस दिन वो किसी रेस्टोरेंट से अपना भोजन खाकर उस रूम को वापस आए, अपने रेंटेड रूम में कहाँ आए? वापस आए। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, there was a noise that can be heard by the doctor himself, but उस आवाज़ को सुनकर उसमें किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो कहते हैं कि वो जो साउंड था वो उनके लिए फैमिलियर था, मतलब ये रोज़ दिन की घटना थी। वो जो आवाज़ होती थी वो रोज़ दिन होती थी, और इसीलिए वो कहते हैं कि वो जो साउंड थी वो उनके लिए फैमिलियर थी, और इसीलिए उस पर फोकस नहीं करते थे। अब बताते हैं कि वन कुड से दैट रैट्स एंड आई शेयर द रूम। अब कोई भी इंसान ऐसा कह सकता है कि मैं मतलब डॉक्टर साहब और उस रूम में रहने वाले चूहे, ये दोनों जन मिल के उस रूम को आपस में बांट लिया, मतलब दोनों जन मिल के उसमें रहते हैं, डॉक्टर साहब भी और बहुत सारे चूहे भी उस रूम में रहते हैं। आगे चलते हैं। आगे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. उन्होंने रूम का दरवाजा खोला और अंदर जाकर क्या किया? मैच बॉक्स ओपन किया, मैच बॉक्स उठाया और उस रूम में किसी टेबल पर एक केरोसिन लैंप पड़ा था। केरोसिन लैंप समझते हैं ना, लालटेन। उस मैच बॉक्स से उस लालटेन को जलाया, In the second paragraph, the house was not electrified. It was a small rented room. I had just set off medical practice and my ordinary were not big. अब ये डॉक्टर साहब बताते हैं कि वो जो रूम उन्होंने किराए पर ले रखी थी वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं थी। इलेक्ट्रीफाइड नहीं थी, इट मीन्स आप कह सकते हैं कि वो गरीब थे
उनके पास इतना इनकम नहीं था जिससे वो अच्छे रूम को किराए पे ले सके, या फिर ये कह सकते हैं कि उस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं, इस वजह से उनको लालटेन जलाना पड़ता था। राइटर ने एक्चुअली यहाँ पे फोकस नहीं किया कि वो किस तरह के वहाँ उस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं, या फिर वो जानबूझकर वैसा रूम किराए पर ले रखा था। खैर कोई बात नहीं। बताते हैं कि इट वॉज अ वेरी स्मॉल रेंटेड रूम, जहाँ वो अपने मेडिकल प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर पाते थे, मेडिकल प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर पाते थे, बिकॉज उनकी जो अर्निंग थी बहुत कम थी, बहुत लेस कमाते थे, और इसीलिए उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं हुआ करता था, और शायद इसीलिए वो नॉट इलेक्ट्रीफाइड रूम को एज अ रेंट रखते और उसमें अपना जीवन यापन करते। आई हैड अबाउट 60 rupees in my suitcase along with some shorts and dhotis. I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. अब ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पैसे के मामले की बात करें तो उनके पास केवल 60 रुपीस थी जो उनके सूटकेस में पड़ा था, और उस सूटकेस में कुछ शर्ट थे और कुछ धोती थे। धोती समझते हैं ना? वेरी गुड। और उसके अलावा वो बताते हैं कि आई पोजेस्ड वन सॉलिटरी, मतलब उनके पास एक ब्लैक कोट था जिसको उन्होंने उस समय पहन रखा। In the third paragraph, I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them up. अब ये डॉक्टर साहब तीसरे पैराग्राफ में कहते हैं कि उन्होंने अपने ब्लैक कोट को उतारा, अपने वाइट शर्ट को उतारा, और उस वाइट शर्ट के अंदर जो उन्होंने बनियान पहन रखी थी वो वाइट तो था लेकिन कंप्लीट वाइट नहीं था, इट मींस वो गंदा हो चुका था, डर्टी हो चुका था। इसलिए कह रहे हैं कि नॉट सो वाइट वेस्ट, इसीलिए वो कह रहे हैं कि नॉट सो वाइट, मतलब वो गंदा था। उन तीनों को उतारा और हैंगर ने क्या किया? टांग दिया। I opened the two windows in the rooms. It was an outer room with one wall facing the open yard. अब वो कह रहे हैं कि अपने रेंटेड रूम के में 2 खिड़कियां थी, उन खिड़कियों को उन्होंने खोल दिया। क्यों खोला? कि उससे नेचुरल एयर ब्लो होगा और उस एयर ब्लो से वो अपने आप को कोल्ड कर पाएंगे। अब बताते हैं कि उस रूम के बाहर एक ओपन यार्ड था, ओपन एरिया था, उस ओपन एरिया से उनको अच्छी अच्छी हवा आया करती थी। Now it had a tiled roof with a long supporting gable that rested on the beam over the wall, and there was no ceiling. अब यहाँ बताते हैं डॉक्टर साहब कि उनका जो रेंटेड रूम था वो किस चीज़ से बना था? टाइल रूम। टाइल की बात करें तो बंगाल में होता है, बंगाल में जो खपरेल घर होता है झोपड़ी वाला, उसमें टाइल बिछाया जाता है, इस तरह का टाइल होता है जो रूफ पे, झोपड़ी वाले रूफ पे इसको बिछाया जाता है, जिसको खपरा बोलते हैं हमारे जमाने में। हमारे यहाँ इस तरह का खपरा होता है, इस तरह का ऐसा होता है, ऐसा इस तरह का। लेकिन बंगाल में जो टाइल होता है, टाइल जिसको बोलते हैं, इस तरह का स्क्वायर में होता है, उससे वो रूफ को ढका हुआ था जिससे बारिश के पानी अंदर नहीं आ सके। और उस रूम में एक सपोर्टिंग गैबल था। गैबल की बात करें तो गैबल ऐसे होता है, ये तो आपका रूम है मान लिया, और ये जो एरिया है, ये एरिया, इस एरिया को गैबल कहते हैं, ठीक है। और इस गैबल से जो एक दीवार से दूसरे दीवार तक सटा हुआ। इवन वो कहते हैं कि उस रूम में कोई भी सीलिंग नहीं था, छत नहीं थी, कोई सीलिंग नहीं था। देयर वाज, अब ये डॉक्टर साहब क्या कहेंगे देयर वाज के बाद? डॉक्टर साहब कहेंगे कि देयर वाज रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। आई ले डाउन बट कुड नॉट स्लीप। अब ये बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि उनके रेंटेड रूम में क्या था? जो गैबल था,
जो गैबल हमने बताया, एक रूम से एक वॉल से दूसरे वॉल तक सटा हुआ चौड़ा सा पट्टी जिस आप छत वाले घर में भी होता है, जिसको बलरेज कहते हैं, थोड़ा सा बलरेज उतना चौड़ा, उस पे से लोग आते जाते हैं। लोग नहीं आ पाते हैं, पशु पक्षी उस पे से बंदर चल के जाता है। उस गैबल से, राइटर कहते हैं, उस गैबल से रेगुलर रैट्स का ट्रैफिक हुआ करता था। मतलब उस रास्ते से रैट्स आता जाता रहता था हमेशा उस बीम से। और इसीलिए वो कहते हैं कि जब एक तो उस रूम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, फैन नहीं था और एक गर्मी की मौसम, इसलिए वो क्या करते उस रूम में नहीं सोकर अपने बेड को खींच कर बाहर लेकर आते हैं और वॉल के किनारे करते हैं, जहाँ पे विंडो होती है वहाँ पे वो अपना बेड लगाते हैं और वहाँ सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन सो नहीं पाते हैं। I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind God seems to have taken time off. जब उनको विंडो के पास भी नींद नहीं आई, तब वो क्या किए, अपने आप को उठाया और बरामदे में चले गए कि वहाँ कुछ नेचुरल एयर मिले। लेकिन जब वो बरामदे में गए तो पता चला कि बाहर कोई भी नेचुरल एयर ब्लो नहीं कर रहा है, नेचुरल एयर चल नहीं रहा है। इसलिए डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो भगवान है, पवन देव है, जो हवा देते हैं, वो लगता है छुट्टी पे चले गए हैं। डॉक्टर साहब पवन देव को, हवा देव को, हवा के भगवान को कहते हैं कि वो चल नहीं रहे हैं, इसका मतलब वो लगता है छुट्टी पे चले गए। In the fourth paragraph, the doctor was saying that I went back into the room and sat down on the chair and I opened the box beneath the table and took out a book. अब ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जब उनको बाहर हवा नहीं मिला तो वो दोबारा अपने रूम में चले गए और वहाँ जाकर एक चेयर पर बैठ गए और चेयर पर बैठने के बाद अपने टेबल के बॉक्स से, टेबल के नीचे एक बॉक्स होता है ना, उस बॉक्स को खींचा और वहाँ से एक बुक निकाली। अब डॉक्टर साहब क्या करते हैं, अपने घर में चले गए, चेयर पर बैठे, टेबल से एक बुक निकाली। उस बुक का नाम था मटेरिया मेडिका। मतलब होम्योपैथ का एक प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर थे और उस बुक से कुछ नॉलेज इकट्ठा करेंगे अबाउट द मेडिसिन और मेडिकल साइंस। उस बुक के नाम थी I opened it at the table on which stood the lamp and his large mirror, a small comb lay beside the mirror. अब ये कह रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने टेबल पर अपनी बुक को खोला, है ना, जिसपे लैंप जल रही थी, उस टेबल पे बुक को खोला, वैसे ही उनकी नज़र पड़ी कि दीवार से सटे एक बड़ा सा मिरर और उस मिरर के बगल में एक छोटा सा कंघी पड़ा हुआ, छोटा सा कॉम्ब पड़ा हुआ। अब जब ये मिरर और कॉम्ब को देखते हैं तब क्या करेंगे, कहते हैं one feels tempted to look into a mirror when it is one near. I took a look. In those days I was a great admirer of beauty and I believe in making myself look handsome. अब ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कोई भी इंसान, एक नॉर्मल इंसान जब आईने के सामने चला जाता है और वहाँ पे एक कंघी पड़ी हो तो वो अपने आप को आईना में निहारने लगता है, अपने बाल में कंघी मारने लगता है। वो कोई भी इंसान जब भी वो आईने के सामने जाएगा तो अपने आप को निहारने लगता है और यही डॉक्टर साहब भी कहने लगे। आईना जब देखी उन्होंने वहाँ पे तो पढ़ना छोड़कर क्या किया, अपना शकल निहारने लगे। और उसके बाद कहते हैं कि उन दिनों बताते हैं कि ब्यूटी के बहुत बड़े प्रशंसक थे, खूबसूरती के बहुत बड़े प्रशंसक थे और इसलिए वो ऐसा मानते हैं कि वो भी अपने आप को हैंडसम दिखा पाए। मतलब लोग जब उनको देखें तो उनको देखकर भी लोग बोले वाह व्हाट अ हैंडसम डॉक्टर, व्हाट अ हैंडसम मैन। और इसलिए वो अपने आप को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब क्या करते हैं, अपने आप को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी तक मैरिड नहीं है। वो बताते हैं कि वो अभी तक अनमैरिड है, अभी तक उन्होंने शादी नहीं की, अभी तक वो बैचलर है। और जितने भी बैचलर लोग होते हैं माय डियर, वो अपने आप को सजने संवरने में ज़्यादा टाइम देते हैं, वो मेल हो या फीमेल, राइट। अनमैरिड लोग सजने संवरने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और इसीलिए डॉक्टर साहब भी अपने आप को खूबसूरत बनाने के चक्कर में लगे हुए। जबकि वो एक
डॉक्टर है। I felt I had to make my presence felt. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. जब डॉक्टर साहब अपने आप को आईना में देखा तो देखी कि उनका बाल बिखरा पड़ा। तब क्या किया उन्होंने, अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए वहाँ से कंघी उठाई और लगे अपने बाल को झाड़ने। ऐसे ऐसे कंघी से, ये तो मेरा फिंगर है, तो कंघी से अपने बाल को झाड़ कर सीधा करने लगे और एडजस्ट करने लगे। Again, I heard that sound from the above. जब डॉक्टर साहब अपने बाल को झाड़ रहे थे, अपने बाल को स्ट्रेट कर रहे थे, उस समय फिर से डॉक्टर साहब को वही फैमिलियर आवाज सुनाई दी। कौन सा फैमिलियर आवाज? चूहे के दौड़ने का फैमिलियर आवाज जो डॉक्टर साहब को रोज ही सुनाई पड़ता था, वही आवाज उनको फिर से सुनाई दी। कब? जब वो अपने बाल झाड़ रहे थे तब। अब इस 5th पैराग्राफ में डॉक्टर बताएंगे, I took a close look at my face in a mirror and I made an important decision. I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. I was after all a bachelor and a doctor too. अब इस पैराग्राफ में डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो अपने चेहरे को मिरर के पास ले जाते हैं, मिरर के पास क्लोज ले जाते हैं और क्लोज ले जाने के बाद कहते हैं कि उनका जो दाढ़ी है वो रोज सेव करेंगे, रोज बनवाएंगे, रोज खुद से ही बनाएंगे और एक अच्छी मूछ, मेरे पास तो नहीं है, कम मूछ है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि एक अच्छी मुस्टैच तैयार करेंगे, एक अच्छी मूछ तैयार करेंगे, हेयर एंड ग्रोज अ थीन मुस्टैच। उनके पास थीन मुस्टैच है और इसलिए वो कहते हैं कि उस मुस्टैच को, उस मूछ को वो बढ़ाएंगे ताकि उस मूछ से उनकी खूबसूरती बढ़ जाए। क्योंकि अभी तक कहते हैं कि अभी तक वो एक बैचलर है और एक डॉक्टर है और डॉक्टर को और बैचलर को खूबसूरत दिखना ही चाहिए, है ना। यहाँ I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. I made another earth-shaking decision. उन्होंने फिर से अपने आप को मिरर में देखा और मिरर में अपने आप को देखकर एक खूबसूरत सा स्माइल दिया और बताया कि उनकी जो स्माइल है वो अट्रैक्टिव है। अपने स्माइल को डॉक्टर साहब ने क्या बताया? अट्रैक्टिव है और इसलिए क्या किया? I made another earth-shaking decision. आप ये कह रहे हैं कि दूसरा डिसीजन वो धरती को हिलाने वाला डिसीजन लेते हैं। कौन सा डिसीजन लेंगे? कहते हैं I will always keep that attractive smile on my face and look more handsome. I was after all a bachelor and a doctor too on top of it. कहते हैं कि मैं अपने चेहरे पर हमेशा एक खूबसूरत स्माइल प्ले करूंगा। जब एक इंसान के ऊपर एक खूबसूरत सा स्माइल प्ले करता है तो वो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है ना। एक चेहरे पर एक स्माइल जब आता है तो उस स्माइल से उस चेहरे की खूबसूरती और बढ़ जाती है और इसीलिए जब अपने आप को खूबसूरत बनाना है तो बाल भी सीधा करेंगे, रोज शेविंग भी करेंगे और रोज थोड़ी थोड़ी मूछ भी बढ़ाएंगे और इवन स्माइल भी देंगे जिससे उनकी खूबसूरती बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो अभी तक बैचलर है। बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि वो अभी तक एक बैचलर है और अच्छे डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक दिन वो टॉप क्लास के डॉक्टर बनेंगे और जब ये टॉप क्लास के डॉक्टर बनेंगे तो अब क्या करेंगे? बहुत मजा आएगा। आगे पढ़ते हैं। टॉप क्लास के जब डॉक्टर बनेंगे, अभी तक ये ख्वाब देख रहे हैं, जैसा मैंने बताया था सपनों के पैर नहीं होते, पंख होते हैं। अब ये डॉक्टर साहब सपना देख रहे हैं। अब यहां बताया जा रहा है अगेन केम दैट माइल फ्रॉम द एबव। अब जब ये अपने आप को स्माइल से जोड़कर खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं तब उस समय फिर से वही आवाज़ दोबारा हुआ। कौन सा आवाज़? चूहे की दौड़ने की आवाज़, चूहों की गिरने की आवाज़। होता है ना, चूहा दौड़ते दौड़ते या झगड़ते झगड़ते ज़मीन पे गिर जाता है और डम से आवाज़ करता है। ये आवाज़ उनको बार बार आ रही थी और फिर से आई, इसलिए उस आवाज़ पे कोई भी ध्यान नहीं देते। क्यों?
क्योंकि वो आवाज़ उनके लिए फैमिलियर होता है, जाना पहचाना होता है, इसलिए उस आवाज़ की तरफ ध्यान ही नहीं देते। In the 6th paragraph, I got up, paced up and down the room. Then another lovely thought struck me. I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. She had to be fat for a vivid reason. If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. अब यहाँ तक ये डॉक्टर साहब सपना बुन रहे हैं, ख्याली पुलाव बना रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं उठा, अपने रूम में खड़ा हो गया और जैसे ही वो खड़ा हुआ उनके दिमाग में एक सुंदर सा आइडिया आया। कौन सा आइडिया? कह रहे हैं कि अब मैं शादी करूँ। ये आवाज़ बहुत डिस्टर्ब करता है। जब भी वीडियो बनाने लगते हैं ना, ये बाहर वाली जो आवाज़ है बहुत डिस्टर्ब करता है, और आपको भी उम्मीद करता है कि डिस्टर्ब करता हुआ, लेकिन क्या करें, माइग्रेन प्रॉब्लम है, बगल में रोड है, गाड़ी वाले टी 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 करते रहते हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है, मेरा कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है, बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, पब्लिक रोड। चलिए चलते हैं। डॉक्टर साहब के मन में आइडिया आता है कि वो अब शादी करेंगे, और शादी भी कैसी वुमेन से करेंगे? कहते हैं कि शादी एक डॉक्टर वुमेन से करेंगे जिसके पास बहुत सारा पैसा हो और इवन उसकी मेडिकल प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होगी, उस वुमेन से शादी करेंगे। बात समझ रहे हैं? वैसी वुमेन से शादी करेंगे जो एक डॉक्टर होगी और उसके पास बहुत सारा पैसा होगा और वो एक अच्छी डॉक्टर होगी, मतलब डॉक्टर की प्रैक्टिस उसकी अच्छी होगी। इसके बाद वो क्या क्वालिटी बताते हैं उस औरत का, उस लड़की का जिससे वो शादी करना चाहते हैं? कहते हैं कि वो लड़की मोटी भी होनी चाहिए, है ना? और मोटी क्यों होनी चाहिए? डॉक्टर साहब बताते हैं कि कोई भी लड़का शादी करना चाहता है तो मोटी लड़की नहीं चाहता है, बोलते पतली दुबली लड़की चलेगा, मोटी लड़की नहीं चलेगा। लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उनको मोटी लड़की चलेगा। क्यों चलेगा? इसका रीजन बताते हैं, वो विविध रीजन बताते हैं। कहते हैं कि जब भी मैं कोई गलती करूँगा, जब भी मैं कोई गलती मुझसे हो जाएगी तो वो इतनी मोटी होनी चाहिए कि वो मेरे पीछे भाग ना सके, मेरे पीछे दौड़ ना सके और दौड़ कर मुझे पकड़ ना सके। मतलब मोटी होगी तो दौड़ नहीं पाएगी और मैं भाग जाऊँगा, राइट? ये दिमाग में इनका आइडिया आता है। इन द वुमेन शुड बी फैट, एंड जब भी वो किसी तरह का मिस्टेक करे तो वो उसके पीछे भाग नहीं सके, वो उन्हें पकड़ ना सके। बात समझ रहे हैं? उनको पकड़ ना सके। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. अब इन सारे सोच के साथ डॉक्टर साहब फिर से अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं, अपने थॉट्स कंट्रोल करते हैं और फिर से उस चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं जो चेयर टेबल के बगल में लगी हुई। There were no more sound from the air. Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. अब ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जब फिर से वो चेयर पर जाकर बैठ गए तो पहले जैसा आवाज़ अब नहीं आ रहा, मतलब चूहे की गिरने की आवाज़ अब नहीं आ रहा था, लेकिन अब दूसरे किस्म की आवाज़ उनको सुनाई दी। अब जो दूसरे किस्म की आवाज़ उनको सुनाई दी है उसमें वो बताते हैं कि अचानक से डल थर्ड नामक आवाज़ उनको सुनाई दी। ऐसा लगा उस आवाज़ को सुनकर जैसे ऊंचे जगह से कोई रबर ट्यूब गिर गया, ऊंचे जगह से कोई रबर ट्यूब गिर हो, उस तरह की आवाज़ उनको सुनने को मिली। अब इस आवाज़ को सुनकर ये डॉक्टर साहब क्या करेंगे? डॉक्टर साहब करेंगे क्या? जब वो ग्राउंड पर वो आवाज़ गिरने से हुई, surely nothing to worry about, even so thought I would turn around and take a look. तो डॉक्टर साहब को तो उस फैमिलियर साउंड से जान पहचान थी, इसलिए वो कहते हैं कि उस आवाज़ से मुझे चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी वो कहते हैं कि मैं सोचा कि मुझे मुड़कर देखना चाहिए कि क्या गिरा। No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. The snake's landing on me and my turning were simultaneous. बताते हैं कि जैसे ही वो चेयर से मुड़ने की कोशिश किए
एक मोटा सा स्नेक चेयर को लपेट कर उनको भी लपेट लिया। द स्नेक फैट स्नेक ब्रिंगल लपेट के चेयर को क्या किया, वो स्नेक पीछे से लपेट कर उनके शोल्डर पर जा रहा है। उनके शोल्डर मतलब स्नेक का जो फन था, जो फन वो यहाँ पर उनके शोल्डर के पास। अब उस स्नेक को देखकर, स्नेक जब उनकी शोल्डर पर स्नेक लैंड कर जाता है, तब वो बताते हैं कि वो सिम्पनेसियस हो गए, मतलब नर्वस हो गए, उनका दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। वो इतना स्नेक को देखकर डर जाते हैं। फिर क्या बताते हैं, फिर वो इस 7th पैराग्राफ में बताते हैं, आई डिडंट जंप। इस पैराग्राफ में बताते हैं कि मैं उछल कूद नहीं की, मैंने उछल कूद नहीं की। आई डिडंट ट्रेम्बल, आई डिडंट क्राई आउट, देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग्स। अब वो कह रहे हैं कि ना मुझे कूदने का समय मिला, ना मुझे कांपने का समय मिला, और ना ही मुझे चिल्लाने का समय हो। ये इतना जल्दी कुछ हो गया, उनके पास टाइम ही नहीं था कूदने का, डरने का या कांपने का। द स्नेक slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow, and the wood was spread out and its head was already 3 or 4 inches from my face. अब ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि वो स्नेक उनके शोल्डर को क्वाइल कर लिया, उनके शोल्डर कंधा को क्वाइल करके क्या किया, लपेट लिया। जैसे स्नेक ऐसे ऐसे करके लपेट लेता है, वैसे ही उस डॉक्टर साहब के शोल्डर को उस स्नेक ने लपेट लिया। कहाँ तक, एल्बो तक, कोहनी तक लपेट लिया। और उसकी जो रूट थी, रूट समझते हैं ना, फन, उसकी जो फन थी वो स्प्रेड होकर डॉक्टर साहब के चेहरे के पास आ गया। और डॉक्टर साहब बताते हैं कि स्नेक का चेहरा, स्नेक का फन और उनके चेहरे के बीच में 3 से 4 इंच का दूरी रह गया। 3 से 4 इंच का दूरी स्नेक के हुड और डॉक्टर साहब के फेस के बीच में रह गई। अब ये कहते हैं, इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेनली दैट आई सैट देयर होल्डिंग माय ब्रीथ, आई वाज टर्न टू स्टोन। कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि ये पॉसिबल नहीं था, ये करेक्शन नहीं था कुछ कहने का। वो टाइम जब स्नेक उनके तरफ ऐसे आ गया तो कुछ भी कहने, कुछ भी सोचने का टाइम उनके पास नहीं था। बस वो सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, हाउ टू सेव हिज लाइफ फ्रॉम द स्नेक। अब वो कह रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने फीलिंग्स को कि उनको ऐसा लगा जैसे उनका बॉडी स्टोन हो गया है, स्टोन की मूर्ति हो गई, पत्थर की मूर्ति के जैसे चुपचाप खड़ा था डॉक्टर साहब, और स्नेक ऐसे खड़ा। डॉक्टर साहब जरा से भी ऐसे ऐसे हिलेंगे, स्नेक क्या करता, ऐसा करके प्यार कर लेता।